हेलो गाइस, स्वागत है आपका हायर मैथमेटिक्स में। और इस वीडियो में हम गेट के क्वेश्चन है जो फंक्शन एनालिसिस से रिलेटेड है वो सब देखेंगे। एक्चुअल में जो गेट है, गेट एक अलग ही तरह का सिलेबस सेट करता है और उसमें वो फंक्शन एनालिसिस का यूज बहुत करने लग गया है। जैसे कि आप देखिए, सीरीज जो है, सीरीज में जब तक नॉर्मल चीजें यूज होती हैं, जैसे कि अगर कोई एक सीरीज पार्टिकुलर दे दी जाए तो उसे मतलब जैसे समेशन वन बाई एन या समेशन वन बाई एन स्क्वेयर, या कोई एक सीरीज की टर्म दे दी जाए, एस एन पार्शियल सीक्वेंस अगर हमें दे दी जाए, तो वो सब निकालना और उस सीरीज के बारे में बताना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन क्या हो तब आपके पास कोई सीरीज दी ही ना हो, जनरल सीरीज मान ली जाए, और वो भी मतलब फंक्शन एनालिसिस से रिलेट कर दिया जाए उसको, तो वो जो क्वेश्चन है उसका लेवल एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम वही देखेंगे कि क्या कैसे कैसे रिलेट होते हैं वो एक दूसरे से, फंक्शन एनालिसिस और सीरीज का जो रिलेशन है वो देखेंगे। और उसके बाद जो भी गेट के क्वेश्चन है वो सब अटेम्प्ट करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा एक वो कर देता हूँ, आपको एक एग्जांपल लेके ही चलते हैं। एक क्वेश्चन है अपने पास गेट का, पी एलिमेंट, एलपी स्पेस, एलिमेंट नहीं एलपी स्पेस, L4, and we know that all about LP space where p is greater than or equal to 1 and less than infinity, less than equal to infinity। इस स्पेस के बारे में हमें सब पता है। जो हमारा क्वेश्चन है वो L4 स्पेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे है, xi belong to L4 where xi does not equal to 0, यानी कि ये जीरो नहीं है, ये जीरो एलिमेंट नहीं है L4 का। L4 में कैसे एलिमेंट होंगे? वो सारे एलिमेंट, मैं बताता हूँ, एक बार क्वेश्चन अच्छे से लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन गेट का है 2011। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ p द सीरीज summation I start 1 to infinity xi yi converges for every y belong to LP। यानी कि हमने इस p की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन ये कहता है कि ये सीरीज कन्वर्ज करे, ऐसा एलपी स्पेस निकालिए जिसके सभी एलिमेंटों की अगर मल्टीप्लाई करके सीरीज बनाई जाए, ये वाली सीरीज, और ये कन्वर्ज करे, हमेशा कन्वर्ज करे हर एक एलिमेंट के लिए, एलपी के हर एक एलिमेंट के लिए। तो ऐसा पी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहली बात, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इफ एनी एलिमेंट xi belong to LP, then summation of xi p less than infinity। ओके, ये एलपी स्पेस की डेफिनेशन है। एंड गिवन दैट xi belong to L4, डन। ये क्या इंप्लाइज कर देगा? समेशन ऑफ xi p जो है लेस देन xi 4,
क्या 4 है ना यहाँ पे, 4 लेस देन इंफिनिटी। ओके, वी कैन कंपेयर दिस, कंपेयर xi to the power 4 is equal to xi, क्योंकि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। 1 सेकेंड, कंपेयर टू 1/n to the power something डेल्टा, या कुछ भी, यानी s ले लेते हैं, एंड s इज ग्रेटर देन 1। ऐसा क्यों कंपेयर किया जा रहा है? ऐसा इसलिए कंपेयर कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि समेशन कोई सीरीज होगी, कोई भी xn सीरीज होगी, वो कन्वर्जेंट है अगर, क्योंकि इफ दिस इज कन्वर्जेंट, ये क्या इंप्लाइज कर देगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn टू 0, यानी कि इसमें 1/n की टर्म होगी कहीं ना कहीं। इसको इसलिए कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि 1/n टू द पावर s कुछ भी हो लेकिन ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 1, क्योंकि कन्वर्जेंट है ना, तो ग्रेटर देन 1 देन इट इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों सेम प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, इस वजह से मैं इसको कंपेयर करूंगा 1/n से। ठीक है, सो वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि समेशन xi टू द पावर 4 इज कन्वर्जेंट, ये क्या इंप्लाइज कर देगा, xi क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1/n टू द पावर 1/4 प्लस डेल्टा, डेल्टा 1, क्योंकि दो हम अलग अलग स्पेस ले रहे हैं, इसलिए हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 यूज करेंगे L4 और LP के लिए। ओके, नाउ yi बिलोंग टू LP, ये क्या इंप्लाइज कर देगा, समेशन ऑफ yi टू द पावर p कन्वर्जेंट। यहां से हमें इसका कंपैरिजन मिल जाएगा किसी n के 1/n के टर्म में, 1/p प्लस डेल्टा 2, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। ओके, अच्छा, क्योंकि अगर मैं इसकी पावर 4 करता हूं और इसकी पावर भी अगर मैं 4 कर दूंगा दोनों तरफ, xi टू द पावर 4 की मैंने, दोनों तरफ 4 होगी, ये 1 हो जाएगा, प्लस डेल्टा, वेयर डेल्टा एंड डेल्टा 2, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तब ये दोनों जो है ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। देन 1/p प्लस डेल्टा 2 एंड 1/4 प्लस डेल्टा 1, या 1/n टू द पावर इसकी पावर 4 इज इक्वल टू 1 एंड 1/n टू द पावर ये, तो इसकी पावर p इज इक्वल टू 1, इस तरह से हो जाएगी। Okay, now we have given that the series is convergent, xi yi is convergent, then
समेशन 1 अपॉन n टू द पावर 1/4 प्लस डेल्टा 1 इंटू 1 अपॉन n टू द पावर 1/p प्लस डेल्टा 2। ये क्या होगा? समेशन 1 अपॉन n टू द पावर 1/4 1/p प्लस सम डेल्टा डैश। ओके, वेयर डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्योंकि समेशन xi yi इज कन्वर्जेंट, देन 1 अपॉन p प्लस 1/4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन होल्ड होगी क्योंकि इसका पता नहीं है हमें डेल्टा डैश जो है वो क्या बनेगा, इसलिए इसको ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये कि यहां से क्या इंप्लाइज करते हैं, 1/p जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4 से ज्यादा 1 एंड p इज लेस देन 4/3, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग। लेकिन p जो है फ्रैक्शन में नहीं होगा, p इंटीजर होगा। तो मैं इसको इंटीजर बना देता हूं, ये इंटीजर बन गया 4/3 इंटीजर हो गया। इंटीजर वैल्यू क्या होगी इसकी? p इससे लेस देन है या सॉरी, p जो है इंटीजर वैल्यू होगी और वो 4/3 से, यानी कि p क्या होगा फिर? p होगा, ये क्या इंप्लाइज कर देगा? p इज इक्वल टू 1। तो हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब क्या करें? आपने देखा ये क्या हो रहा है, ये फंक्शनल एनालिसिस को सीरीज से लिंक कर दिया। क्वेश्चन ये सीरीज का था, लेकिन प्रॉपर्टी जो यूज हुई है इसमें वो एलपी स्पेस की यूज हुई है, इसलिए ये फंक्शनल एनालिसिस का फंक्शनल का क्वेश्चन बन गया। हेलो गाइस, तो अभी ये जो अपना सेकंड क्वेश्चन है तो वो ये है गेट 2011 का कि एक हिल्बर्ट स्पेस लिया हुआ है हमने H, और उसका डुअल यहाँ पे लिया है H डैश। काफी इंटरेस्टिंग मैपिंग यहाँ पे डिफाइन की है। फिर फाई एक मैपिंग डिफाइन की है H से H स्टार तक। आप समझ रहे हैं कि हिल्बर्ट स्पेस से उसके डुअल पर, डुअल तो समझते हैं ना आपकी, डुअल वो सभी लीनियर ऑपरेटर कंटेन करता है जो मतलब H के ऊपर ऑपरेट हैं, उन सभी को बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर को कंटेन करता है H स्टार, यानी डुअल ऑफ H। तो एक अच्छी मैपिंग, एक इंटरेस्टिंग मैपिंग यहाँ पे डिफाइन की है फाई हिल्बर्ट स्पेस से लेकर उसके डुअल तक। कैसे? कि वो y को f ऑफ y पे पहुंचाएगा। अच्छा, ये f ऑफ y है क्या? ये हिल्बर्ट, इन हिल्बर्ट स्पेस, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं सॉल्यूशन के लिए। इन हिल्बर्ट स्पेस any bounded functional can be represented as f of x is equal to inner product of x comma z for each z, here z is unique। मतलब हम किसी फंक्शनल को इनर प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो z है वो यूनिक होगा, z इज यूनिक, और डिपेंड करेगा ये इस पे, डिपेंड ऑन फंक्शनल f, z जो है f पे डिपेंड करेगा। ये हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर फंक्शनल इस तरह से बिहेव करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का यूज किया है इस क्वेश्चन में कि फाई ऑफ वाई जो है वो डिफाइन किया है एफ ऑफ वाई से, और उसको एक इनर प्रोडक्ट एफ ऑफ वाई क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ऑफ वाई। हियर वाई इज डिपेंड ऑन एफ, वाई चेंज एफ चेंज, और वाई यूनिक भी होता है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि क्या ये फाई वो है, फाई लीनियर होगा, नॉट लीनियर, टू या नॉट ऑन टू। तो लीनियरिटी चेक करते हैं। लीनियरिटी चेक करने के लिए दो चीज चेक की जाती है। पहला, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। सेकेंड इज होमोजेनिटी, मतलब फाई अल्फा ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ अल्फा वाई। ये क्या होगा, अगर ये लीनियर है तो अल्फा बाहर आएगा। ठीक है, तो वही चेक करते हैं हम। ये हो गया इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा वाई, लेकिन ये क्या है, इनर प्रोडक्ट है, यहां से कांस्टेंट बाहर जाएगा तो वो क्या कैसे जाएगा, बार के रूप में एक्स कोमा वाई, यानी कि ये क्या हो गया अल्फा बार फाई ऑफ वाई। इट इज नॉट अल्फा क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, गिवन हिल्बर्ट स्पेस इज कॉम्प्लेक्स, सो अल्फा बार डज नॉट इक्वल टू अल्फा, है ना। तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा, ये इंप्लाइज कर देगा कि फाई इज नॉट लीनियर। ओके, तो ये फाई यहाँ पे लीनियर नहीं है, तो एक ऑप्शन हमारा ट्रू हुआ है लीनियर वाला, नॉट लीनियर वाला कैंसिल हो गया। अब चेक करते हैं ऑन टू, क्योंकि जो मैंने अभी स्टेटमेंट बताई थी उसमें जो जड़ था वो एफ पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, यानी हर एक जड़ के लिए एक एफ मिलेगा हमें। ठीक है, ऑन टू की डेफिनेशन क्या है, फाई इज ऑन टू इफ for every fy belong to h star there exists a y belong to h। ये ऑन टू की डेफिनेशन है। फाई अगर ऑन टू कब होगा, तब हर एक एफ वाई के लिए एक वाई मिलना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने ये डेफिनेशन लिखी थी, स्टेटमेंट लिखी थी, डेफिनेशन नहीं स्टेटमेंट लिखी थी, इन हिल्बर्ट स्पेस एनी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल रिप्रेजेंटेड एज द इनर प्रोडक्ट, इस तरह से जेड इज यूनिक होगा एंड डिपेंड होगा एफ पे। यानी कि अगर हमारे पास एक जेड है तो हम एक एफ बना सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई एक फंक्शनल है तो हमें एक ऐसा जेड मिल जाएगा, एक बाउंडेड फंक्शनल है तो, बाउंडेड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बाउंडेड फंक्शनल है तो, और एच स्टार जो है वो बाउंडेड फंक्शनल ही कंटेन करता है। ठीक है, एच स्टार जो है वो बाउंडेड फंक्शनल ही कंटेन करता है। तो ये अगर हमारे पास बाय द गिवन स्टेटमेंट अगर कोई एफ वाई एच स्टार में है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट y belong to h। रियाज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है ये। PORE, रियाज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है, तो एक ऐसा y हमें मिलेगा। ठीक है, हेंस ये क्या इंप्लाइज कर देगा, फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू। तो दोस्तों ये तो हमारा ऑन टू ट्रू हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा क्वेश्चन हो गया ये। इस क्वेश्चन में एक 1 1 ऑन टू लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है टी। ठीक है, और उसको डेफिनेशन जो है टी की वो इस तरह से डिफाइन है, हमें बताना है कि टी बाउंडेड है, टी इनवर्स बाउंडेड है या नहीं है। ठीक है, तो वही बताएंगे हम। करते हैं कि जो सॉल्यूशन होगा, टी बाउंडेड कब होगा, इफ नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन
इक्वल टू सम सी, है ना, तो हम कहेंगे कि टी इज बाउंडेड। तो इसी तरह से टी ऑफ एक्स निकालते हैं अपन, उसकी नॉर्म निकालेंगे। टी ऑफ एक्स की नॉर्म क्या होगी, क्योंकि सुपनोम गिवन है यहाँ पे, सुपनोम यहाँ पे गिवन है, ये देखिए ये सुपनोम यहाँ पे गिवन है विद सुपनोम, ठीक है, तो हम सुपनोम ही यूज करेंगे। हाँ, सुपनोम ऑफ एक्स आई अपॉन एन स्केयर आई स्केयर, एक्स एन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि ये जो टर्म है वो लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन है, और सुप्रीमम ऑफ एक्स एन क्या है, दिस इज द नॉर्म ऑफ एक्स, है ना, ये नॉर्म ऑफ एक्स है, क्योंकि सुपनोम यहाँ पे डिफाइन है। मैं सुपनोम की डेफिनेशन लिखता हूं दोबारा से, नॉर्म ऑफ एक्स, अगर सुपनोम यहाँ पे डिफाइन है तो वो कैसे होगी, सुप्रीमम ऑफ एक्स आई वेयर बिलोंग टू नेचुरल नंबर, है ना, तो में से जो भी सुप्रीमम होगा वो इसकी नॉर्म हो जाएगी, ठीक है, ये सुपनोम की डेफिनेशन है। तो क्योंकि ये इससे छोटा है, ऑब्वियसली ये इससे छोटा है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है किसी ना किसी टर्म से, पॉजिटिव टर्म से, है ना, तो ये इससे छोटा आएगा, और मोड है तो वैसी पॉजिटिव टर्म आएगी, तो इसलिए ये सुप्रीमम ऑफ एक्स एन से जो है छोटा रहेगा, और इस टर्म को हम कहेंगे कि ये नॉर्म है, नॉर्म ऑफ एक्स है, ठीक है। तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा, नॉर्म ऑफ टी एक्स नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या इंप्लाई कर देगा, नॉर्म ऑफ टी लेस देन इक्वल टू 1, यानी बाउंडेड सम कांस्टेंट, यानी कि ये क्या इंप्लाई कर देगा, टी इज बाउंडेड। बाउंडेड है ना, जब भी चेक करनी है आपको नॉर्म अप्लाई कर दीजिए आप दोनों तरफ, और फिर देखिए जो गिवन नॉर्म है वो अप्लाई कीजिए, ठीक है। टी इनवर्स की बात करते हैं, पहले तो ये बताइए टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि टी इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि 1 1 ऑन टू गिवन है, टी जो है 1 1 ऑन टू गिवन है, तो टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो टी इनवर्स होगा क्या, टी इनवर्स एक्स जो है वो क्या होगा, x1 x2 x3 जो है वो क्या निकालेंगे हम, x1 2 स्क्वायर x2 कोमा 3 स्क्वायर x3 कोमा, इस तरह से चलेगा, नॉर्म अप्लाई कर देंगे क्योंकि बाउंडेडनेस है हमें, नॉर्म ऑफ यानी कि सुप्रीमम ऑफ एन स्क्वायर एक्स एन, ठीक है, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, सुप्रीमम एन स्क्वायर करके बाहर सुप्रीमम ऑफ एक्स एन, ये क्या हो गया, सुप्रीमम ऑफ एक्स एन नॉर्म ऑफ एक्स, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूं एन स्क्वायर नॉर्म ऑफ एक्स, ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, टी इनवर्स एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एंड एन स्क्वायर इज आर्बिट्रेरी, यानी नॉर्म ऑफ टी इनवर्स जो है एन स्क्वायर के इक्वल आ गया, एंड एन एन इज नॉट फिक्स, ये कहेंगे हम एन इज नॉट फिक्स, so when so there does not exist any c such that n square is less than c, क्योंकि as n tends to infinity n square goes to infinity, ये क्या इंप्लाइज कर देगा, ये इंप्लाइज करेगा t इनवर्स इज नॉट बाउंडेड, t इनवर्स इज नॉट बाउंडेड, ये देखिए ये
कंप्लीट हो गया अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो गाइस ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस दी है ए आई। ए आई एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें ith पोजीशन पर 1 रहेगा और बाकी हर जगह 0 रहेगी। तो दो स्टेटमेंट दी है हमें। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि एक लीनियर फंक्शनल है कॉन्टिन्यूअस एफ। ठीक है, तो वो क्या कन्वर्ज करेगा, ये जो फिर एक सीक्वेंस बनाई है उन्होंने एफ ऑफ ई आई की, क्या ये कन्वर्ज करेगी? तो ये देखते हैं हम, करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन है एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शनल। ओके, ये क्या इंप्लाई करता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शनल इंप्लाइज एफ एंड L2 is Hilbert. So रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, दोनों है अपने पास। तो f कैन रिप्रेजेंट x जो है वो कैसे होगा, x कॉमा चर। ओके, x कॉमा z। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, f ऑफ e i चाहिए, और f ऑफ e i जो सीक्वेंस बनाएगा, f ऑफ e i जो सीक्वेंस बनाएगा, क्या वो कन्वर्ज करेगी? पहले तो कन्वर्जेंस की बात करते हैं हम। कन्वर्ज, कोई चीज, कोई सीक्वेंस जो है कन्वर्ज कब करेगी? आप यहां देखिए, जो भी स्टेटमेंट हमें दी हुई है उसी को यूज करें, करते हैं। या एफ ऑफ ई आई, ओके, ये क्या होगा, ई आई कोमा जेड। ओके, नाउ व्हेन ई गोज टू आई गोज टू इंफिनिटी, आई गोज टू जीरो, ई आई हमेशा जीरो की तरफ टेंड करेगी। तो ये क्या होगा, देन जो सीक्वेंस बनेगी ई आई, वो क्या होगी, यानी कि व्हेन जीरो, ये क्या इंप्लाई कर देगा, ई आई कोमा जेड टेंड्स टू जीरो। ओके, प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि ई आई जो है वो जीरो की तरफ, जैसे की तरफ है, तो ये जीरो की तरफ, ये जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो की तरफ कन्वर्ज कर जाएगा। हेंस एफ ऑफ ई आई, ये सीक्वेंस है, गोज टू जीरो, मतलब कन्वर्ज। तो बी स्टेटमेंट है वो अपनी, इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा है कि जो ये सीक्वेंस बनाई है ई आई की, क्या वो भी कन्वर्ज होगी, वो क्यों के लिए सेकंड सीक्वेंस है ई आई की सीक्वेंस, अगर कन्वर्जेंट होगी तो कोची भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम वही चेक करेंगे। we take two different element e and bj, then we find the difference between them. Okay, and it is always remains root to difference between any two elements of this sequence,
यहाँ लिखो डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू दिस। क्या इम्प्लाई कर देगा? आई कैन नॉट कुछ आई इज नॉट कन्वर्जेंट। तो अपनी एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही रहेगी, ओनली P is true and Q is false। तो इसी को हम इसी के साथ ये इसको समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और ये है 2011 के क्वेश्चन, गेट 2011 फंक्शनल क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।